नमस्कार। 5 दिवसीय कोर्स संबंधों को मधुर कैसे बनाएं, इसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि कोर्स का टॉपिक है, यह कोर्स संबंधों के ऊपर आधारित है और ना केवल पति पत्नी बल्कि किसी भी संबंधों को कैसे मधुर बनाना है, इस कोर्स में आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। मैं आचार्य दास शर्मा, वो मेरे साथी आचार्य संदीप सिंह इस कोर्स को लीड करेंगे और इस कोर्स में स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करते चलेंगे कि कैसे हम लोगों को फॉलो करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं और अपने जीवन साथी के साथ अपने संबंधों को कैसे मधुर बनाना है। तो चलिए कोर्स को शुरू करते हैं। दोस्तों, रिश्ते क्या होते हैं? जिनके बीच हम ताउम्र जीते हैं और जिनके लिए हम जीना चाहते हैं, वो है रिश्ते। इसका आधार प्रेम, दयालुता, सच्चाई और ईमानदारी है। यह दिल से होता है। इन 5 दिनों के कोर्स में हम क्या सीखेंगे, मैंने एक मॉड्यूल्स आप लोगों को बना के दे रखा है, फिर भी मैं एक बार फिर से डिस्क्राइब कर देता हूँ। पहले दिन हम लोग इसमें प्रकृति निकालना सीखते हैं, किसी को किसी को भी पहचानना सीखते हैं कि वास्तव में व्यक्ति का स्वभाव क्या है, क्योंकि जिसका जो स्वभाव होगा वो व्यक्ति वही दे सकता है। हम उससे दूसरा कुछ उम्मीद करके अपने आप को ही तकलीफ दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो एक बार जब किसी का स्वभाव समझ में आने लगता है, उसकी प्रकृति समझ में आने लगती है, तो बाकी की चीज़ें भी समझ में आने लगती है। और उस प्रकृति वाले को कैसे समझाना है, उस प्रकृति वाले व्यक्ति को उसके व्यवहार को कैसे नियंत्रित करना है, ये सब अब समझ में आने लगता है। दूसरे दिन हम लोग इसमें गैप रखेंगे, क्योंकि प्रकृति वाला डोज थोड़ा सा हैवी होगा। उसके नेक्स्ट डे हम लोग प्रकृति के ही अगले स्टेप में चलेंगे कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित कैसे करें। एक बार उसकी प्रकृति जान गए, समझ गए, तो उसको नियंत्रित कैसे करें, उसके सामने कौन सा काम करें या उसके साथ किस तरह की बात करें कि वो व्यक्ति खुश रहे, अपने आप में रहे। क्योंकि जब व्यक्ति अपने आप में होता है तभी वो खुश रहता है और तभी वो रिश्तों को भी अच्छे से निभा पाता है। तीसरे दिन हम सीखेंगे हमारा दिमाग कैसे काम करता है। वास्तव में हमारी सोच हमारी अपनी दिनचर्या का ही एक हिस्सा है। हम अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसी गलतियां करते रहते हैं जो हमें पता भी नहीं होता है, और वास्तव में उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार अपने जीवन में खुशी या परेशानी का अनुभव करते हैं। अपने अवचेतन मन को, अपने अंतर मन को कैसे प्रोग्राम करना है, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, इस पे सीखेंगे। चौथे दिन हम लोग सीखेंगे वास्तु के छोटे छोटे उपाय, कि कैसे एक गमला, एक तस्वीर इधर से उधर रख दिया और रिश्तों में धीरे धीरे 20-25 दिनों में हम लोगों को उसका बदलाव समझ में आने लगता है। एक गमला इधर से उधर रख देने मात्र से और रिश्तों में बहुत अच्छा बदलाव शुरू हो जाता है। दोस्तों, 5वें दिन फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे कि हमारी ट्रेडिशनल हिंदू मैरिज की 7 वचन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस इन 7 वचनों को क्या वास्तव में हम फॉलो करते हैं। वचन तो ले लिया हमने, क्या वचनों को हम फॉलो करते हैं? कहीं उनमें से हमारे तनाव के बीच कहीं इनमें से कोई कारण तो नहीं है। इनको आधुनिक परिवेश में कैसे लागू करना है, इन 7 वचनों को हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ एक अवेयरनेस क्लास भी हम लोग लेंगे, जिसपे कि अन्य जीवन में आने वाली और भी समस्याओं पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना, हेल्थ की समस्या रहना, फाइनेंस की समस्या रहना, सेल्स कम हो जाना, अपॉर्चुनिटीज़
न मिलना, इन सब समस्याओं पे हम लोग डिस्कस करें। मैंने बहुत ढूंढा कि वास्तव में रिश्तों में तनाव के कारण क्या क्या है। जो सबसे ज़्यादा समझ में आया मुझे, मैंने उनकी लिस्ट बनाई और समरी बना करके मैंने इधर रखा है। सबसे बड़ा कारण जो समझ में आया वो ये था कि एक दूसरे के प्रति विश्वास की कमी। पति पत्नी के बीच जब एक दूसरे के बीच विश्वास की कमी होती है तो ये बहुत बड़ा तनाव का कारण बनता है। इसको हम लोग वास्तु के हिसाब से भी आगे इसको प्रयास करेंगे कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। पारिवारिक भिन्नताएं, वास्तव में ये अलग अलग कल्चर से जब कोई व्यक्ति दो परिवारों का मिलन होता है तो वो कहीं ना कहीं कुछ भिन्नताएं आती हैं। उनकी समझ पैदा होनी चाहिए और समझ करके आगे कैसे अब जीवन को लेके जाना है वो बहुत ज़रूरी है। जीवन में उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो जिम्मेदारी की कमी है, कि लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि व्यक्ति जब अपनी जिम्मेदारी से भागने लगता है। पुअर कम्युनिकेशन, बातचीत की कमी, घर के काम को लेके एक दूसरे से उम्मीद। वास्तव में हम लोग उम्मीद करते हैं पर ये गलत है। गीता में भगवान ने कहा है कि तुम्हें एक दूसरे से उम्मीद नहीं करनी है, क्योंकि तुम अपने स्वभाव के हिसाब से उम्मीद करते हो कि तुम जैसा चाहते हो वैसा ही व्यक्ति करे सामने वाला, और सामने वाला व्यक्ति अपने स्वभाव में होता है। तो तुम्हें उम्मीद नहीं करनी है, अपने स्वभाव में रह के अपने काम को करते हुए चलना है बस, और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ते जाना है। बेवफाई, नमक हरामी, बहक जाना, एक दूसरे के व्यवहार को कंट्रोल करने की कोशिश करना। आए दिन इसी बात पे लड़ाई होती है कि तुम अपने आप को सुधार लो, सुधर जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ये कारण तब पैदा होता है जब हम एक दूसरे को जानते नहीं, एक दूसरे के स्वभाव को नहीं जानते और खुद को परेशान करते रहते हैं, क्योंकि सामने वाला तो अपने स्वभाव में है, वो बदल ही नहीं सकता। हम अपने आप को परेशान करते हैं कि यार तुम बदल जाओ, जबकि वो अपने स्वभाव में ही है। एक दूसरे को प्राथमिकता नहीं देना, सराहना की कमी के कारण, सहयोग की कमी के कारण। वास्तव में ये सब उम्मीद ही क्यों करना है, सहयोग की उम्मीद ही क्यों करना है। हालांकि उम्मीद हम लोग करते हैं, बट गीता में भगवान ने एकदम स्पष्ट रूप से कहा है कि सराहना की भी उम्मीद क्यों करना, सहयोग की उम्मीद क्यों करना। तो अपने कर्म को करते चलो बस। पैसे की कमी के कारण भी घर में तनाव पैदा होना शुरू हो जाता है। बाल बच्चों को लेके कई बार होने लगता है। किसी भी चीज़ की लत लग जाने के कारण होना शुरू, या किसी बात को लेके लगातार उदास रहने से भी रिश्तों में तनाव की स्थिति पैदा होती है। इन सब पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और इन सबको कैसे हम लोग रिमूव करें, हमारे जीवन से कैसे इनको हम दूर करें, और इनमें कैसे इनको दूर करते हुए अपने रिश्तों को अच्छे से और बनाएं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई भी समस्याएं 3 लेयर में ही घटित होती हैं, आत्मिक, भौतिक और दैविक। आत्मिक समस्या वो होती है जो हमारे खुद के कारण पैदा होती है। जैसे हमारी दिनचर्या में हमने कोई चीज़ अपने आदत में शामिल कर रखा है, हमारा अपना जो स्वभाव है उस स्वभाव के हिसाब से हम अपना कोई काम करते रहते हैं। ये सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम कहलाती है, आत्मिक समस्या, मतलब खुद की पैदा की हुई समस्या है ये। इसको समझना होता है, समझ करके, और एक बार जब समझ में आ जाता है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं तो फिर उसको सुधारना भी आ जाता है। सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि हमें वो अपनी समझ में ही नहीं आता कि हम गलती कर कहाँ रहे हैं। इसके बाद जो दूसरी परेशानी आती है वो भौतिक इन द सेंस कि हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट, हम किस एनवायरनमेंट में हैं, हमारा रहने का एनवायरनमेंट कैसा है। इसमें वास्तु के भी उपाय आते हैं। तीसरा जो कारण होता है वो दैविक है,
ये 3 लेयर पे कोई भी घटना घटित होती है। दैविक प्रॉब्लम को हम लोग एस्ट्रोलॉजी से डिकोड करते हैं, भौतिक को वास्तु से और आत्मिक को गीता के जरिए डिकोड करते हैं। आत्मिक, अनजाने में हम ऐसी बहुत सी गलतियां करते रहते हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता है, और उसके अनुसार हम लाइफ में, जीवन में तमाम समस्याएं झेलते रहते हैं। भौतिक, घर के वातावरण का अध्ययन करते हैं, घर में रखे हुए एक एक सामान, दीवारों का रंग, एक एक एक्टिविटीज़ का अध्ययन करते हैं, और समस्या का कारण क्या है इस पर ध्यान देते हैं। दैविक में ग्रहों की स्थिति एवं आकाशीय गणनाओं के आधार पर देखा जाता है कि समस्या का कारण क्या है। तीनों समस्याएं एक ही साथ घटित होती हैं। जब कोई समस्या जीवन में आती है तो एक साथ तीनों जगह पे उसका असर होता है, उसी समय व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव आता है। ये आत्मिक कारण हो गया, दिखता है। उसी दौरान एक निश्चित दिशा में व्यक्ति उस ग्रह से संबंधित सामान भी रख देता है जिसका प्लैनेटरी सिस्टम चल रहा होता है। एस्ट्रोलॉजिकली हम देखते हैं जिसका प्लैनेटरी सिस्टम चल रहा होता है, उस ग्रह से संबंधित सामान भी व्यक्ति घर के उसी दिशा में रख देता है। कुंडली देखते हैं तो पता लगता है कि किसी ग्रह की दृष्टि गलत पड़ने के कारण यह समस्या हो गई है। ज्योतिष या ज्योतिषी वास्तु कहते हैं इसको। और किसी एक को भी छेड़ दिया तो सब ठीक हो जाता है। अगर केवल अपने आप को बदल दिया तो हमारा वास्तु भी ठीक हो जाता है और हमारे ग्रह दशा भी ठीक हो जाती है, वो भी बैलेंस हो जाता है, उनका भी उपाय हो जाता है। हमने वास्तु को छेड़ दिया तो हम खुद भी बदलने लगते हैं और हमारी ग्रह दशा भी बदलने लगती है। और वैसे ही अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली किसी चीज़ को छेड़ देते हैं तो हमारे वास्तु और हम सेल्फ भी बदलाव हम महसूस करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हम केवल 2 की बात करेंगे, भौतिक और आत्मिक। आत्मिक में पहले प्रकृति निकालना सीखेंगे और भौतिक में वास्तु पर डिस्कस करेंगे। दैविक एस्ट्रोलॉजिकल यहाँ पे डिस्कस नहीं, ये इस कोर्स का टॉपिक नहीं है क्योंकि वो एक बड़ा फील्ड हो जाता है। इस हिसाब से हम देखते हैं तो अब हमारी जितनी भी समस्याएं थी इनमें से अधिकांश समस्या हमारी खुद की पैदा की हुई है। बाकी जो कुछ बची वो थोड़ी वास्तु के उपाय करने से वो ठीक हो जाती है। इस कोर्स का डोमेन दैविक नहीं है, क्योंकि हम जब 2 सही हो जाएंगे तो तीसरा अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आत्मिक और भौतिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम, इसका एक पार्ट है प्रकृति। आत्मिक में भी दो पार्ट है। एक तो प्रकृति, क्योंकि जब तक हम प्रकृति को नहीं जानते तब तक हम अपने आप को नहीं पहचान पाते और तब तक किसी और के बारे में भी हम नहीं जान पाते हैं। और इसका दूसरा जो है हमारी मन की प्रोग्रामिंग, अंतर मन की प्रोग्रामिंग। अगर ये 2 चीज़ों को हम अच्छे से करना सीख जाते हैं तो अपने आप से पैदा की हुई समस्याएं हमको दिखने लगती हैं, और उसके बाद फिर हम उसको कैसे ठीक करना है वो भी दिखने लगता है। ये खुद ही दिखने लगता है कि कैसे ठीक करना है। तो हम लोग सबसे पहले प्रकृति पे डिस्कस करेंगे। प्रकृति को समझने से पहले मैं एक उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। 3 अलग अलग लोगों को ले लीजिए, जैसे एक बंदर, एक शेर और एक भैंस। अब बंदर का स्वभाव क्या है? बंदर का स्वभाव है बस कूदते रहना, जैसे उधर चंचलता, एक डाल से दूसरे डाल पे, वहां से तीसरे डाल पे, बस कूदते भागते रहना। शेर का क्या स्वभाव? मांस खाना, मारना, लड़ाई झगड़े करना, प्राउड फील में रहना हमेशा। वहीं भैंस का क्या काम? भैंस शांति से बैठी रहती है, बेचारी करेगी क्या? ना कुछ करना, ना धरना, आलस्य से भरे, बिल्कुल शांत स्वभाव में बैठे रहना। अब बंदर से कोई ये उम्मीद करे कि भाई तुझे भी थोड़े एक्शन में रहना चाहिए, तुझे भी जंगल का राजा बनना चाहिए, तू भी लड़ाई झगड़े कर लिया कर, तू भी कभी मारपीट कर लिया कर, तो क्या भी मतलब का चंचलता में रहता है, हमेशा इधर से उधर कूदता रहता है, तो क्या बंदर कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं।
चलो ऐसे शेर की देख लेते हैं। अब शेर से कोई ये उम्मीद करे कि भाई ऐसा है कि तू बहुत ज़्यादा उत्पात मत मचाया कर, बहुत उछल कूद मत किया कर, थोड़ा शाकाहारी बन, घास फूस खा, शांत स्वभाव में रह। बहुत ज़्यादा उछल कूद करता है, मार, जब देखो तब मार काट करते रहता है, तो क्या शेर सुखी रह पाएगा या खुश रह पाएगा? वो घास तो खा ही नहीं पाएगा, भूख होगा मर जाएगा। ऐसी भैंस को ले लो, बेचारी इमोशनल पड़ी रहती है हमेशा। अब भैंस को कोई ये समझा है कि देख थोड़ा सा उछल कूद कर लिया कर और थोड़ा वजन कम कर ले, देख वो बंदर कैसे उछल कूद करता रहता है, तू भी उछल कूद कर लिया कर, थोड़ा वजन कम कर ले। जब देखो तब बैठ पड़ी पड़ी रहती है, ना कोई काम ना दाम कुछ नहीं, बस थोड़ा शेर के तरीके से थोड़ा एक्शन में भी कर लिया कर कभी कभी। तुझे भी जंगल का राजा बन जाना चाहिए। तो क्या भैंस कर पाएगी? बिल्कुल। ये है स्वभाव, ये है प्रकृति। अब इस प्रकृति को हम अगर तत्वों के हिसाब से देखेंगे तो बंदर हो गया वात प्रकृति का व्यक्ति। क्यों? क्योंकि चंचलता है उसका, स्वभाव में चंचल बना पड़ा है। जैसे हवा एक जगह टिक के नहीं बैठती ना, वैसे ही बंदर हो गया वात प्रकृति का, शेर हो गया पित्त प्रकृति का। प्राउड फीलिंग, हमेशा राजा वाली फीलिंग, गर्म स्वभाव का पित्त स्वभाव। इसको फायर एलिमेंट भी कह सकते, लड़ाई झगड़े कर लेना, उससे कोई डर नहीं लगता। ये हो गया पित्त प्रकृति का। और भैंस हो गई कफ प्रकृति की, पड़ी रहेगी, कुछ नहीं करना है, इमोशनल हो रहना है। ये हो गई कफ प्रकृति। वास्तव में जीवन में भी, हमारे जीवन में भी, मानव जाति में भी ये मुख्यतः तीन ही प्रकृति है, वात, पित्त और कफ। बाद में इनके कंपोजिशंस अलग अलग होते हैं कि वात के साथ पित्त भी मिल गया, पित्त के साथ कफ भी मिल गया, वो कंपोजिशंस होते हैं, फिर उसके हिसाब से स्वभाव में अलग अलग बदलाव आता है। जैसे बंदर अगर वात प्रकृति का है, शेर के गुण कुछ उसमें थोड़े से शेर के गुण आ गए तो उछल कूद तो करेगा, पहला गुण उसका वात का है तो उछल कूद तो करेगा, बट वो जबरदस्त तरीके से उछल कूद करेगा फिर, क्योंकि आग आ गई ना, फिर पित्त आ गया नीचे, तो जबरदस्त तरीके से उछल कूद करेगा। भैंस के अगर, भैंस चूंकि वाटर एलिमेंट है, कफ प्रकृति की है, उसके साथ अगर शेर के थोड़े से गुण आ गए नीचे तो वो एकदम से इतना ज्यादा वो इमोशनल्स होना शुरू हो जाएगी कि बिल्कुल एक्शन में इमोशंस होगा उसका, मतलब जबरदस्त वाला इमोशन फील करेगी वो, क्योंकि वाटर के साथ फिर वो फायर आ गया। तो इस तरीके से कंपोजिशन अलग अलग, ये देखना आप शुरुआत करेंगे, आप धीरे धीरे आपको ये प्रैक्टिस में आता जाएगा और आप इसको देखना आपको समझ में आने लगेगा ये सामने कौन सा व्यक्ति किस प्रकृति का है। और एक दूसरे से दूसरे काम की उम्मीद नहीं करनी है, क्योंकि उस दूसरे के पास तो वो गुण ही नहीं है। अब बंदर कोई कहे कि नहीं तू एक्शन में रहा कर, तो एक्शन के पास तो कोई गुण ही नहीं है, तो कैसे करेगा बेचारा। अब भैंस को कोई बोले कि तू शेर जैसे रहा कर, तो शेर वो कर ही नहीं सकती ना। और हम अब शेर भैंस से उम्मीद करें कि तुझे भी एक्शन में रहना चाहिए। चलो शादी हो गई दोनों की, तो शेर क्या करेगा, भैंस से उम्मीद करेगा कि तुझे भी ना एक्शन में रहना चाहिए, चल आ जा। अब शेर बिल्कुल तकलीफ में हुआ जाए, क्या करेगी भैंस? कर सकती है? नहीं कर सकती। तो गलत कौन? ना तो शेर ना तो भैंस, केवल समझ का फेर है, केवल समझ। बंदर के स्वभाव को आप सतो कह लीजिए, जो एयर एलिमेंट मतलब वात प्रकृति, चंचलता, एक जगह टिक के ना बैठ। रजस वाला व्यक्ति आग वाला, वात पित्त कफ में आयुर्वेद के हिसाब से बात करें तो पित्त वाला, हमेशा जल्दबाजी में रहता है, गुस्सा उसका स्वभाव होता है, आग लगी रहती है हमेशा इसको। तमस वाला व्यक्ति वाटर एलिमेंट, कफ की तरीके से ठहराव वाला व्यक्ति होता है, स्वभाव से आलसी होता है।
बॉडी टाइप की पर्सनालिटी में बात करें तो ये एयर वाला व्यक्ति व्यक्ति मैक्सिमम पतले दुबले कद काठी का होता है। जितने पतले दुबले कद काठी के हैं वो मैक्सिमम एयर वाले ही हैं। अपवाद स्वरूप कई बार उनके अंदर जो है वो फायर की एक्टिविटीज़ पहले आ जाती है और एयर बाद में आ जाता है, बट मैक्सिमम जो आपको देखने को मिलेगा वो पतले पतले दुबले, मतलब उनको कभी आलस्य तो आएगा ही नहीं। उनको आप भगाते रहो, दौड़ाते रहो, कोई टेंशन नहीं, उनको उसी में मजा आता है। फायर वाला व्यक्ति मध्यम कद काठी का, एयर वालों के अपेक्षा थोड़ा सा गंभीर स्वभाव। वाटर वालों का ये थोड़े से फैटी टाइप के होते हैं, थोड़े फैटी स्वभाव है। ये पहली नज़र में देख करके आप किसी को भी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि नहीं ये व्यक्ति किस स्वभाव का है। फायर वाले का जो बेसिक ट्रेड है, गुस्सा, जल्दबाजी, हमेशा आग लगी रहना, अपने को हमेशा दिखाना कि मैं ही हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, अपनी बड़ाई खुद करता रहता है। सभी वो काम जिसमें वो एक्शन हो, जिसमें एक्शन लगा हो, वो सारे काम, सारे गुण इसके अंदर होते हैं। एयर वाला व्यक्ति स्वभाव से चंचल रहता है, एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता, कंफ्यूजन, हमेशा कंफ्यूज रहता है बेचारा, अबोध होता है, हमेशा ज्ञान की चाहत करने वाला, खेलना, गाने का शौक, डांस का शौक, सभी वो काम इसको पसंद है जिसमें मूवमेंट हो, ये उसी में लगा रहता है, उसी में मजा आती है इसको। वाटर वाला व्यक्ति आलसी स्वभाव, सब कुछ बैठे बैठे चाहिए, पैसा ना खर्च करने वाला हो, भावुक स्वभाव वाला होगा, अपनी बात जल्दी कह नहीं पाने वाला होगा, सभी वह काम जिसमें ठहराव या आराम दिखता होगा इसको पसंद होगा। अभी एक चेकलिस्ट हम लोग उसको भरेंगे ऑनलाइन गूगल पे और फिर उससे कैलकुलेट करके देखेंगे। यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको एक समझाने का प्रयास किया कि फायर, एयर और वाटर, जैसे कोई व्यक्ति फायर वाला है तो वो चेकलिस्ट में जैसे क्वेश्चंस होंगे, अगर 9 क्वेश्चंस हैं तो आप उसमें भरेंगे, जिसका जो परसेंटेज ज़्यादा आएगा वो परसेंटेज के हिसाब से व्यक्ति उसके अंदर वो गुण पहला होगा। वास्तव में ये तीनों गुण सभी के अंदर होता है, बट तीसरा गुण बहुत कम मात्रा में होता है, और पहले 2 गुण रेशियो के हिसाब से, पहला सबसे ज़्यादा, दूसरा उससे कम और तीसरा उससे कम, ऐसे। उदाहरण के लिए ये व्यक्ति के अंदर अगर हम चेकलिस्ट से फाइनल करते हैं और पता लगता है कि इसके अंदर फायर 60% है, एयर 30% है और वाटर 10%, तो कंप्लीट पर्सनालिटी इस व्यक्ति की हुई फायर, एयर और वाटर। हम लोग पहले 2 से इग्नोर करते हैं, तीसरे वाले को इग्नोर करते हैं। तो ये व्यक्ति कैसा होगा? यह व्यक्ति हमेशा जल्दबाजी में रहेगा, भागता ही रहेगा। तीसरा वाटर, इसके पास है नहीं या कम है तो ये व्यक्ति आराम नहीं करेगा, है ही नहीं तो कैसे करेगा। इस तरीके से गुणों को देखना है। जब एक बार किसी व्यक्ति का स्वभाव, गुणों कंपोजिशन पता लग जाता है तो उसका सारे फिर ट्रेड्स उसके पता लगने शुरू हो जाते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा होगा, ऐसा बोलता होगा, ऐसा करता होगा। फायर वाले की बात में भी वो दम होगी, वो बात में भी वजन होगा, वो उसमें भी वो एक्टिविटीज होगी कि वो फायर ही दिखेगा। हाउ टू नो अबाउट अ पर्सन्स बिहेवियर, प्रकृति कैसे जाने। फिजिकल लेवल, एयर, फायर और वाटर। फिजिकल बॉडी टाइप इनका एयर वालों का बिल्कुल स्लिम होगा, फायर वालों का एथलेटिक्स होता है थोड़ा सा, वाटर वालों का ब्रॉड होता है। फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें तो एयर वाले व्यक्ति बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, फायर वाला ठीक है वो फास्ट होता है और वाटर वाला स्लो होता है। बॉडी वेट में एयर वालों का बिल्कुल लो, फायर वालों का मीडियम में होगा
वाटर वालों का ओवरवेट हो जाता है। दांत के कलर की बात करें तो एयर वालों का इरेगुलर टेढ़े मेढ़े दांत होंगे। फायर वालों का फिक्स्ड है, क्रीम होगा, पीले कलर के दांत होंगे। और वाटर वालों के बिल्कुल सफ़ेद होंगे, बड़े चौड़े से। नाखून की बात भी करें तो एयर वालों के नाखून बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, स्क्वायर से थोड़ा सा लंबाई उसकी छोटी। फायर वालों के स्ट्रेट और बिल्कुल स्क्वायर में होते हैं। वाटर वालों के थोड़े चौड़े और थोड़े बड़े होते हैं, लंबाई में भी बड़े होते हैं। फिजिकल लेवल में जो भूख की बात करें तो एयर वालों की भूख ऐसी होती है कि उनको थोड़ा थोड़ा चाहिए, बार बार चाहिए। फायर वालों को बिल्कुल फिक्स्ड है, रेगुलर होती है। और वाटर वालों को कभी भी कुछ भी दे दो, हमेशा भूख ही लगी रहती है। टेस्ट की बात करें तो एयर वाले को चटपटा पसंद है, खट्टा चटपटा। फायर वाले को तीखा, गर्मा गर्म, चटपटा, मतलब सारी फायर की एक्टिविटीज़ में ही उसको पसंद आता है। और वाटर वाले को स्वीट, मीठा, कसैला, ये पसंद आता है। जितने भी मोटे व्यक्ति होंगे आप उनसे पूछ लेना, तो मीठा मैक्सिमम पसंद है। मैक्सिमम लोगों को मीठा पसंद है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मोटा है तो वो वाटर एलिमेंट का ही होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको ये देखना है कि नहीं, ये वाटर एलिमेंट तो इसके अंदर है ही है, बट हो सकता है कि उसका सेकंड एलिमेंट पहले निकल के आ गया। ये उसके बाकी के गुणों को मिला के भी देख लेना। लेकिन अगर वो बॉडी से थोड़ा सा ओवरवेट है तो ये समझ जाना है कि एक गुण तो मिल गया, एक गुण तो मिल गया, बाकी दूसरे की तलाश होगा लेनी। मेंटल लुक कैसा होता है, व्यक्तित्व कैसा है? एयर वाले का व्यक्तित्व होता है धैर्य, उत्साह वाला, अकर्ता का भाव, काम को करते रहता है, कोई बात नहीं, मैंने कर दिया बस। फायर वाले का हर एक काम बस उसमें ये होगा, इसमें क्या मिलेगा, कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा तो नहीं करेगा। वाटर वाला व्यक्ति अयोग्य, असंस्कारी, अड़ियल, लापरवाह, काम को लटकाने वाला, हर बात का उल्टा अर्थ निकालने वाला व्यक्ति। मेंटल एक्टिविटी में बात करें तो एयर एलिमेंट वाला बिल्कुल हाइपर एक्टिव होता है। फायर वाला व्यक्ति थोड़ा क्रोध स्वभाव का जैसा होता है, इसको जल्दबाजी रहती है हमेशा। और वाटर वाला व्यक्ति हमेशा थोड़ा लालची स्वभाव का होता है। एयर वाले का जो इमोशनल एक्सपीरियंस है, एयर वाला है ना, टिक के नहीं बैठता, मूड कभी भी चेंज हो जाता है उसका। अभी कुछ था, अभी कुछ और हो गया, अभी कुछ था, अभी कुछ और हो गया, क्योंकि वो बार बार मूवमेंट में रहना है। फायर वाले का स्ट्रांग इमोशन होता है, स्ट्रांग, क्योंकि वो फायरिंग एक्टिविटीज में होगा। कब? जब उसको थोड़ा उत्साहित करो, इजीली फॉरगिव भी कर देता है कि चल छोड़ जाने, घाटा है, खत्म हो। वाटर वाला व्यक्ति स्टेबल होता है, इमोशंस कोट कोट के भरा होता है इसका, और एक बार अपसेट हो गया तो बड़ा जल्दी है फिर बाहर निकल के आना। अपसेट हो गया, लर्निंग एबिलिटी जो होती है एयर वालों की वो वेरी क्विक, यदि फोकस कर लिया ना तुरंत अभी ले लो, सीख के खत्म। फायर वाले का शार्प, इंटेलेक्चुअल, गुड एबिलिटी टू फोकस, ये फोकस्ड अच्छे होते हैं, तेज तर्रार, इंटेलिजेंट टाइप के। टेक्स टाइम टू लर्न न्यू थिंग्स, वाटर वाले व्यक्ति बहुत समय लेते हैं सीखने, क्योंकि उनको लापरवाही आती है, इसलिए सीखना नहीं है कोई चीज़। करने में सोच कैसी है, करना ही कर्तव्य, विधि पूर्वक अपेक्षा के, विधि पूर्वक बिना अपेक्षा के,
एयर वाला व्यक्ति कोई काम करता है ना, तो उसको यही सोचता है, कर दे यार, अपना काम कर दिया ना, बात खत्म करना है, हो गया, जो मिलना होगा मिल जाएगा, काहे का टेंशन लेना है। फायर वाला कोई भी काम करेगा तो सोचता है कि बड़प्पन दिखाने को करता है, फल का लक्ष्य पाने को, ये मैं इसको कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इतना मिल जाएगा, अच्छा ठीक है, आज लोग मेरी वाहवाही भी करेंगे, वो ये चीज़ करता है। और वाटर वाला व्यक्ति बिना मेहनताना दिए सोचता है, पैसे बार बार बचाने की सोचता है, कैसे भी होगा काम होने से मतलब नहीं है, पैसे भी ना देने पड़े, काम भी हो जाए, क्या करना है, टेंशन नहीं है, वो बार बार ये सोचता है। एयर एलिमेंट वाला कोई भी प्रयास करता है, किसी भी काम के लिए कोई प्रयास करता है तो बिना फल की अपेक्षा के करता है कि चल यार ठीक है। फायर वाला व्यक्ति व्यक्ति हमेशा इज्जत और मान्यता बड़ाई पाने के लिए दिखावा करके करता है, मैं इसको ऐसे कर दूंगा ना तो मेरा नाम हो जाएगा, मुझे लोग सम्मान देंगे, है ना, ऐसा काम करता है। वाटर वाला व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है, दोस्तों को कष्ट हो तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, मैं अपना काम कर दिया, काम खत्म बस। एयर वाले का जो काम करने में भाव होता है, बिना ललक और द्वेष से करने का भाव होता है, तो उसमें कोई लालच नहीं होती है, इसकी कोई ईर्ष्या नहीं होता है, भोलेपन स्वभाव वाला होता है। तो फायर वाला व्यक्ति जो होता है बहुत मेहनत और अहंकार भाव से काम करता है, मैं इसको आज निपटा ही दूंगा, चाहे कुछ भी करके साले ऐसी तैसी हो जाए, मैं निपटा ही दूंगा आज इसको, तो बस बस यही मेरा, चाहे कितनी मेहनत पड़े मैं आज करके खत्म ही कर देता हूँ। और वाटर वाला व्यक्ति सोचता है बिना सोचे विचारे हिंसा भाव भ्रमित होके कुछ भी किया गया काम कर दो, करते रहो, क्या करना है। खुद की सोच कैसी है, ये वाला व्यक्ति अपने आप से जुड़ा रहता है, अपने इधर में चलता रहता है, उसको किसी से कोई दिखावा ही नहीं करना, कोई मतलब ही नहीं है अपने को। फल के संदर्भ में कार्यों को करने वाला फायर व्यक्ति, फायर वाला एक होता है कि मैं काम करूंगा तो इसका मुझे फल मिलेगा, मुझे कुछ इसका रिजल्ट मिलेगा, तब मैं काम करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करने वाला। वाटर वाला व्यक्ति फिजूल कल्पनाएं, डर, शोक, पीड़ा में रहने वाला, इसकी सोच ही हमेशा ऐसी थी, वो डरता रहता है, हमेशा चिंता में रहता है, हमेशा टेंशन में रहता है। इसमें से सभी को आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको काउंट करके आपको नंबर इसमें देने हैं, पीछे वाले शीट में जैसे यहाँ पे भी नंबर देने हैं आपको, और फिर इन सबको जोड़ना है, ए और बी को जोड़ के फिर यहाँ के काउंट करना है कि कितने में किसका परसेंटेज ज़्यादा आया। जिसका परसेंटेज ज़्यादा आया वो आपका पहला एलिमेंट है, जिसका परसेंटेज उससे कम आया वो आपका दूसरा एलिमेंट है, और उससे कम जो है वो तीसरा एलिमेंट है। तो पहले दो एलिमेंट को लेके चलना है, ये चेकलिस्ट को बार बार भरना है, क्योंकि व्यक्ति कभी भी अपने बारे में सही राय उसकी नहीं होती है, तो बल्कि अपने बारे में अपने दोस्तों से जो सबसे ज़्यादा आपको जानता हो, अच्छा होगा एक बार खुद भरें, फिर अपने दोस्तों से अपने बारे में पूछ के भरें, और तब यहाँ पे उसके नंबरिंग करें। एयर वाले के जो दांत होते हैं वो टेढ़े होते हैं, टेढ़े मेढ़े जैसे, है ना। फायर वाले के क्रीम होंगे, बहुत चौड़े नहीं होंगे, ऑलमोस्ट स्क्वायर टाइप में होंगे। और वाटर वाले के चौड़े, सफ़ेद, लंबे दांत होंगे। ये बेसिक है। गुणों के आधार पर पहले आपको पकड़ना है कि वास्तव में ये सामने वाला व्यक्ति फर्स्ट फेज में इसकी बॉडी टाइप क्या है, फिर इसकी खाने में क्या स्थिति है, इसका टेस्ट कैसा है, ये बात करने में कैसा है, कैसा बात करता है, इमोशनल बात करता है, एक्शन में बात करता है, या केवल इधर उधर की बातें करता है, केवल लगे रहो बस इस तरीके की बातें करता है। बात बहुत करता है तो एयर एलिमेंट, इमोशनल बातें करेगा तो वाटर एलिमेंट, और एक्शन वाली बातें करेगा तो फायर एलिमेंट। ये नाखूनों का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही है,
एयर एलिमेंट वालों का नाखून छोटे छोटे होते हैं लंबाई में, फायर वाले के स्क्वायर में, और वाटर वालों के थोड़े चौड़े और थोड़े बड़े। इस हिसाब से अब जो प्रकृति बनती है वो पहले दो एलिमेंट को लेके हम चलते हैं। तो फायर एयर, फायर वाटर, वाटर वाले के भी फिर दो एलिमेंट हो जाते हैं, वाटर फायर और वाटर एयर, क्योंकि दूसरा एलिमेंट जो होता है उसके कंपोजिशन के हिसाब से। ऐसे एयर वाले में भी एयर फायर और एयर वाटर, और एक तीसरा होता है जिसमें एयर फायर और वाटर तीनों बराबर होते हैं। तो कुल 7 तरीके की पर्सनालिटी होती है। तीनों बराबर जिसकी पर्सनालिटी हो गई वो है नहीं कोई। अगर वो हो गया तो फिर वो समझो वो भगवान ही है।